हम लोग बात करने लगे केपी और केसी कैसे वेरी करता है, जिसको हम लोगों ने कांस्टेंट बोला था, लेकिन उसके बाद भी उसके बहुत सारे फैक्टर आते हैं। इसीलिए आप केपी और केसी को कभी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते। जैसे आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर को आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला था। इसका मतलब आप कुछ भी कर लीजिएगा, चाहे गैस चेंज कीजिएगा या टेम्परेचर चेंज कीजिएगा या प्रेशर कंटेनर कुछ भी कीजिएगा, आर कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए उसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन जो केपी और केसी है, यह है टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट। टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपका केपी और केसी वेरी कर सकता है। हमने कहा चलेगा एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से पहले हमें क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, और वहां पर एक फॉर्मूला बताया जाएगा जिसका नाम था आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन ने हमें एक फॉर्मूला अभी बताया कि के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला अगर आप 11th में याद कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा, जहां पर के रहेगा आपका कांस्टेंट, ई से पहले जो आया है ए उसको हम लोग बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ई ए को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम यहाँ पर एक छोटी चीज को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम था ई ए। तो लिख देता हूं, वेयर बोला जाएगा जो ई ए रहेगा वो क्या था, बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी जो आप ऐड करते हैं रिएक्शन को आगे मूव कराने के लिए। मैंने कहा हल्की सी इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा इसका। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन देखने लगे और आप यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करने लगे और यहाँ पर एच की बात या एनर्जी की बात करने लगे, मान लीजिएगा आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसको मैंने बोला कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हल्का सा एंथैल्पी का मिसमैच आ रहा है। इसका मतलब जब आप पर्टिकुलर रिएक्टेंट को एडिशनल एनर्जी देते हैं तो ये पर्टिकुलर डायग्राम पहले बनाता है ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद वो ऊपर जाएगा और ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी रखती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसा बनता है तो ये जो पर्टिकुलर माउंटेन को क्रॉस करने की आदत है, इसे आप बोलेंगे रिएक्टेंट को क्या एडिशनल एनर्जी देनी पड़ी, तो बोलूंगा इसे आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कब, जब बोलूंगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब इसे आप लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्टेंट। तो मैं बोलूंगा जब आपका केमिकल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की तैयारी कर रहा है तो आपको मिनिमम एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये यहां पर आएगा और उसके बाद वो इजीली प्रोडक्ट बना देगा। बहुत से दिक्कत क्रिएट करने वाले स्टूडेंट बोल सकते हैं जी हमें तो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है। मैं कहूंगा अगर बैकवर्ड लेके जाना है तो आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, तो आपको फिर से माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपने कहा दोबारा से ये जो पर्टिकुलर आपका बन चुका है इसे आप बोलेंगे ई एक्टिव एनर्जी। तो मैंने इसे भी एक्टिवेशन एनर्जी बोला, लेकिन अब क्या लिखा आपका बैकवर्ड, और ये माउंटेन फिर से आपका आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। चेक कीजिएगा क्या दोनों की एक्टिव एनर्जी सेम है या अलग अलग है, तो बोलूंगा दोनों की एक्टिव एनर्जी आपकी यहाँ पर अलग अलग है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉजिक आ गया। किसी ने कहा जी एच तो एक स्टेट फंक्शन होता था, अगर एच एक स्टेट फंक्शन था तो बोलूंगा वो तो इनिशियल और फाइनल को देखेगा। मैंने कहा अगर इनिशियल और फाइनल को देखते हैं तो अगर फाइनल वाला पॉइंट इस वाले से ऊपर पहुंच गया तो बोलूंगा ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एच अगर आप पॉजिटिव की बात करने लगे तो मैंने लिख दिया कि ये पर्टिकुलर को बोलते हैं इनिशियल और फाइनल को बोलते हैं डेल्टा एच। ये जो पर्टिकुलर आपका गैप आया है इसे आप एंथैल्पी बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, और बताएगा एंथैल्पी कैसी होगी, बोलूंगा इस पर्टिकुलर केस में तो एंथैल्पी पॉजिटिव आई है। मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स तक का वेट अगर ना किया जाए और एक बार और पढ़ाया जाए तो मैं एक डायग्राम और ले रहा हूं, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोग 12th में जरूर पढ़ेंगे। हमने कहा एक डायग्राम और आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने का मतलब है आपका डायग्राम कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बन गया। क्या दोस्तों इस बार आपका ये अगर रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट है तो थोड़ा सोच के बताइएगा, अगर मैं इस माउंटेन को देखता हूं तो माउंटेन के देखते हुए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी से बन सकता था, लेकिन नहीं, पहले रिएक्टेंट को ऊपर माउंटेन तक पहुंचना पड़ेगा। ये जो एडिशनल एनर्जी आई है इसे आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने कहा
ये पर्टिकुलर बना आपका एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए ये माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यहां तक आ गए तो खुद बना लेगा आपका केमिकल। मैंने कहा ये तो हुआ फॉरवर्ड, क्या कोई बैकवर्ड भी होगा? मैं बोलूंगा ठीक है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की आएगी कि आपको इतना माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा। फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो कैसा लग रहा है कि जो इनिशियल और फाइनल था, फाइनल वाला नीचे आ गया, और अगर नीचे आ गया तो आप बोलेंगे इसका डेल्टा एच नेगेटिव हो चुका है। और जिस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, आपने कभी सुना होगा, उसको आप बोलते थे क्या? बोलूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, किसी ने गलती से क्लास 10th में ना पढ़ी हो। इस डायग्राम के लिए डेल्टा एच आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नीचे आके रुका है, और जो ऊपर जाके रुकेगा उसका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, जैसे इस डायग्राम में ये आपका बन गया डेल्टा एच पॉजिटिव। टर्मिनोलॉजी बताएगा, इसे आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसे क्या बोलते हैं आप? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने कहा चलेगा क्लास 9-10 में अगर हमने चीजें स्किप की हैं तो यहां तक तो तैयार हुए। हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका क्या यूज है, तो मैं बोलूंगा इसको हम लोग दोनों जगह अप्लाई करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड का रहे या वो बैकवर्ड का रहे। मैंने कहा किस टाइप से अप्लाई करेंगे, हमने चेक करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप एक जनरल इक्वेशन लेने लगते हैं, जो आपका रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है वो दोबारा कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। मैंने इसको बोला मान लीजिएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, और इसको बोला आपने रेट ऑफ बैकवर्ड। हमने कहा था कि हमने एक नया कांस्टेंट लिया था जिसका नाम था केसी। तो हमने कहा केसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उन्होंने कहा देखिएगा केसी का फॉर्मूला होता था के फॉरवर्ड अपॉन, यहां पर आता था के बैकवर्ड। मैंने कहा बिल्कुल सही। जब आपने के फॉरवर्ड की बात करी तो के फॉरवर्ड का मतलब है, अगर मैं एग्जांपल लूं, N2 और H2 आपस में कोलिजन कर रहे हैं, अगर आपस में कोलिजन कर रहे हैं तभी तो वो NH3 बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो जो के फॉरवर्ड है वो N2 और H2 के कोलिजन पर डिपेंड करता है, और इसीलिए आर्हीनियस से मैंने पूछा भाई फॉर्मूला क्या कॉपी करेंगे। बोलूंगा अगर फॉरवर्ड की बात कर रहे हो तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, केवल इतना ध्यान रखना कि आप के फॉरवर्ड की जगह लिखोगे ए फॉरवर्ड ई रेज टू पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा मैं बैकवर्ड आ रहा हूं, अगर NH3 से N2 और H2 बनता है तो बोलूंगा NH3 आपस में NH3 से कोलिजन करेगी। क्या दोनों की कोलिजन की टेंडेंसी सेम रहेगी? N2 और H2 रिएक्शन करते हैं और NH3 NH3 के साथ रिएक्शन करता है। बोलूंगा दोनों की कोलिजन अलग अलग होंगे, तो दोनों का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी अलग अलग आएगा। इसीलिए मैंने नीचे भी लिखा कि ये बनेगा आपका ए बैकवर्ड और बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्राई करी तो मैंने कहा देखिएगा केसी का फॉर्मूला आ गया ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, और इनको सॉल्व करने के बाद में ऑब्जर्व कीजिएगा क्या फॉर्मूला बनेगा ई रेज टू पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। वेरीफाई करना देखिएगा आपको काम है। मैंने कहा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वेरीफाई कर लिया तो क्या इसको फॉर्मूला को बोल सकता हूं? केसी का फॉर्मूला बन जाएगा कोई ए। मैंने कहा ए क्या है, तो बोला जाएगा ए का मतलब है ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड। ए फॉरवर्ड भी कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ए बैकवर्ड भी कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड एक नया कांस्टेंट दिया जिसको मैं यहां पर ए लिख रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड क्या है? उन्होंने कहा देखिएगा ई ए फॉरवर्ड ये है, ई ए बैकवर्ड ये है, अगर इस डेटा में से मैं ये डेटा माइनस करता हूं तो ये डेटा बचेगा। मैंने कहा बिल्कुल डेटा, तो वही तो आपका डेल्टा एच है। अब आपने फॉरवर्ड इसमें से बैकवर्ड किया, बैकवर्ड से फॉरवर्ड माइनस किया, तो अब ध्यान से देखिएगा लिखा है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। इसका मतलब इस छोटे से डेटा में अगर ये माइनस करेंगे तो ओवरऑल डेटा नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब ये मत बोलना कि हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर दो, ऑलवेज बोलना है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। मैंने कहा एक बार और करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये डेटा फॉरवर्ड वाला है, ये डेटा बैकवर्ड वाला है, इसका मतलब हायर वैल्यू में से अगर लोअर वैल्यू माइनस करोगे तो डेटा तो पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। इसका मतलब चाहे वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो
या आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर्मूला तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ही बनेगा। अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करके डेल्टा एच कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव आएगा। तो मुझे दो अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। और दोनों में सेम फॉर्मूला अगर मैं यहां पर कॉपी करने लगूं तो आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बताएगा दोनों में क्या फॉर्मूला आया था डेल्टा एच का। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला था ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और इसमें भी वही आया था ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को जैसे बुक्स में घास काट दिया जाता है वैसे कवर नहीं करना, हर छोटी छोटी चीज हमें सीखनी है। हमने कहा जब इतनी चीजें आ गई तो आप फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड को हटाइएगा, एक नया चीज इंट्रोड्यूस कीजिएगा जिसका वैल्यू था डेल्टा एच। मैंने कहा ठीक है, और आपका जो फॉर्मूला बना वो बन गया ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। और मैंने कहा ये फॉर्मूला मुझे सुबह दोपहर शाम याद करना है। अभी याद करते हैं तो अच्छी बात है, याद नहीं कर पाते तो क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन आपको कवर की जाएगी। मैंने कहा अगर यहां तक सही आ गया तो चलेगा, कुछ हम लोग इसी पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सबसे पहला पॉइंट, उन्होंने कहा कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव बना हुआ है। मैंने कहा अगर डेल्टा एच पॉजिटिव बना हुआ है तो कहानी क्या होगी। तो मैंने कहा देखिएगा तीन चीजें होती हैं। मैंने कहा कौन कौन सी। तो उन्होंने कहा एक होता है के फॉरवर्ड, एक होता है के बैकवर्ड, और तीसरा था आपका टोटल के मतलब फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। के फॉरवर्ड का फॉर्मूला बोलूंगा, फॉर्मूला था ए फॉरवर्ड ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी फॉरवर्ड वाला। के बैकवर्ड, के भी क्या रहेगा, ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा ये के क्या रहेगा, उन्होंने कहा के की वैल्यू रहेगी ए ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो सकता है फंस जाए आप। अब मुझे बताएगा इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ने से आर टी बढ़ेगा। मैं बोलूंगा ठीक है, ई ए अपॉन आर टी कम हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब बढ़ना स्टार्ट कर देगा। एक बार रिपीट, और टेम्परेचर बढ़ा तो आर टी बढ़ा, आर टी बढ़ा तो ई ए अपॉन आर टी कम हुआ, माइनस मल्टीप्लाई करते ही वो बढ़ गया। इसका मतलब आपका ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बढ़ेगा। इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर के फॉरवर्ड को भी बढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो N2 और H2 जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, जल्दी कोलिजन करेंगे तो NH3 जल्दी प्रोड्यूस करेंगे। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें अभी फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना है। हमने कहा अगला, तो उन्होंने कहा अगला भी सेम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर आपका के बैकवर्ड भी बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा एक और बता दीजिएगा। मैंने कहा इसमें देखिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बोल सकता हूं, आर टी बढ़ेगा, आर टी बढ़ेगा तो 1 अपॉन आर टी डेटा कम होगा। मैंने कहा ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, जब मैं किसी पॉजिटिव डेटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज नहीं होता, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब हुआ डेल्टा एच अपॉन आर टी का ऑर्डर वही रहेगा। मैंने इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। इसका मतलब इसका ऑर्डर उल्टा हो गया, माइनस लगाते ही तो ये बढ़ गया। इसका मतलब आपका जो केसी होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि केसी का ही फॉर्मूला था। ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आपने कभी तो बोला केसी आपका के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड है, और आप बोले अब केसी बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से जब के फॉरवर्ड बढ़ गया, के बैकवर्ड बढ़ गया, तो केसी तो कांस्टेंट होना चाहिए। तब हमें बताया गया कि आपने तीनों स्टेटमेंट सही बोले हैं। मैंने कहा कैसे बोले, तो उन्होंने कहा देखिएगा समझिएगा, केसी का फॉर्मूला था आपका के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। उन्होंने कहा के फॉरवर्ड बढ़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा के बैकवर्ड भी बढ़ेगा, के फॉरवर्ड भी बढ़ा, के बैकवर्ड भी बढ़ा, लेकिन कंपैरेटिवली कौन ज्यादा बढ़ा, बोलूंगा के फॉरवर्ड। और इसके इफेक्ट से आपका केसी भी बढ़ गया। थोड़ा अच्छा लगा कैसे मैथमेटिकली चीजों को ऑपरेट करके समझाने की ट्राई करी गई है। इसका टेम्परेचर के बढ़ने से आपका के फॉरवर्ड भी बढ़ता है, के बैकवर्ड भी बढ़ता है, और आपका केसी भी बढ़ता है।
हमने कहा ये तो सिंपल एग्जाम्पल लिया और डिफिकल्ट एग्जाम्पल लीजिएगा। मैंने कहा डिफिकल्ट है तो अब आपको ही क्वेश्चन सोचना है, और हमने कहा एग्जाम्पल टफ कर दिया और कहा डेल्टा एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है। मैंने कहा अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमने कहा के फॉरवर्ड का डेटा बनेगा ए फॉरवर्ड ई रेज टू पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, के बैकवर्ड का बनेगा ए बैकवर्ड ई रेज टू पावर माइनस ई ए बैकवर्ड आर टी, और जो लास्ट आपका था के वो बनेगा आपका ए ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। पहली दो इक्वेशन बहुत सेम है, सिमिलर है। बोलूंगा टेम्परेचर के बढ़ने पर आपका के फॉरवर्ड बढ़ेगा, सिमिलरली टेम्परेचर के बढ़ने पर आपका के बैकवर्ड भी बढ़ेगा। अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो थोड़ा आराम से समझिएगा, क्या बोल सकता हूं, आपका टेम्परेचर के बढ़ने पर आपका आर टी बढ़ेगा, सही है। क्या बोल सकता हूं, अगर आर टी बढ़ेगा तो 1 अपॉन आर टी का डेटा कम होगा। अगर मैं किसी पॉजिटिव डेटा से मल्टीप्लाई करता हूं, डेल्टा एच नेगेटिव है, क्या बोल सकता हूं डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस डेल्टा एच तो आपका पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, इसे ऑब्जर्व कीजिएगा, 1 अपॉन आर टी को किसी पॉजिटिव डेटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऑर्डर सेम बना रहेगा। इसका मतलब यहां से आपने कहा कि अगर आप इस डेटा को कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली के भी कम हो जाएगा। तो बताइएगा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि के फॉरवर्ड बढ़ा, के बैकवर्ड बढ़ा, लेकिन के सी आपका कम हो गया। तो किसी स्मार्ट स्टूडेंट ने लिखते ही अपना आंसर बना लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। कि आप बोलेंगे कि जो के सी रहेगा उसका फॉर्मूला क्या बना हुआ था, बोलूंगा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड भी बढ़ा, मैंने कहा बिल्कुल सही। उन्होंने कहा के बैकवर्ड भी बढ़ा, और कौन ज्यादा बढ़ गया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनली के सी कम हो गया। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ते हैं तो कोलिजन तो बढ़ेगा, इसका अंदर रेट तो बढ़ेगा, लेकिन कौन सा रेट ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा सेंसिटिव है, वो रेशियो में आएगा और बाद में बताएगा कि केसी आपका बढ़ेगा या केसी कम होगा। सोचिएगा थोड़ा सा, हम लोग कहीं पर भी किसी चैप्टर का वेट नहीं करेंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है, जैसा भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कोचिंग में, कि 11th वालों ने कहा 12th में पढ़ना, 12th वालों ने बोला 11th में पढ़ रखा होगा, आपका चैप्टर गया। तो कोई भी अगर टॉपिक आता है उसे वहीं पर क्लियर करेंगे, हमें वेट नहीं करना कि 12th तक का वेट करो। यहीं पर हम लोग आगे आने वाले टाइम में एक फॉर्मूला आता है ले चैटलियर प्रिंसिपल, हम अगर अभी उसकी हल्की सी ऑब्जेक्टिव अप्रोच ट्राई करने लगे तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर सीधा आता है। मैंने कहा सीधे का मतलब, उन्होंने कहा डेल्टा एच अगर आपका पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने से आपका केसी बढ़ता है। मैंने कहा इसका आंसर सीधा आएगा, टेम्परेचर कम से केसी कम, टेम्परेचर बढ़ने से केसी ज्यादा। मैंने कहा ठीक है, इसमें बोलूंगा इस पर्टिकुलर में आपका टेम्परेचर के बढ़ने से केसी क्या आएगा, बोलूंगा केसी कम हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जल्दी से आंसर आता है, टेम्परेचर के बढ़ने से केसी कम या टेम्परेचर कम होने से केसी ज्यादा, मतलब उल्टा ही आंसर आएगा, सीधा कभी नहीं आएगा। तो वो हम लोग यूज करेंगे ले चैटलियर में, कि क्वेश्चन देखिएगा तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बट अभी के लिए हमें आर्हीनियस इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर हमें डाउट कहां पर आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे। ग्राफ बनाइएगा और सोचिएगा क्या एक्टिवेशन एनर्जी होती है। बात करते हैं इसी पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमें पहले स्टैंडर्ड एक इक्वेशन याद करनी है कि केपी और केसी के लिए जो आपका फॉर्मूला बनता है वो है केसी ए ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। मैंने फिर से इसे बॉक्स में बंद कीजिएगा, मुझे याद करना है ये। मैंने कहा इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ अगर ln लेते हैं, क्या लेते हैं, ln, तो मैंने कहा सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद करना होता है तो फॉर्मूला बनता है आपका ln के इक्वल टू ln ए प्लस क्या बोलो माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, और ये बन जाएगा डॉट 1 अपॉन टी में। वेरीफाई करना आप लोगों का काम है। मैंने कहा अगर ठीक है यहां तक हमें याद हो गया तो कंपटीशन वालों ने क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास दो ग्राफ हैं। मैंने कहा एक पर्टिकुलर ये बना और एक पर्टिकुलर ग्राफ ये बना।
इधर मैंने ड्रॉ किया 1/t और इधर भी आपने किया ड्रॉ 1/t और यहां पर लिखा आपने ln k और यहां पर भी लिखा ln k और आपको इस पहले क्वेश्चन में दिया गया कि डेल्टा h की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरे में दिया गया डेल्टा h की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। मैं बोल सकता हूं कि जब मैंने क्लास 11th काफी ज्यादा आगे तक कवर कर लिया तो मुझे इतना पता चला कि एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx और एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। जब यहां पर ln k लिखा गया तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर y। मैंने कहा 1/t को अगर मैं x लिखने लगूं तो लिखा जाएगा यहां पर ln a और ये बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा h अपॉन r डॉट बन जाएगा आपका x। अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करने लगे तो क्या दिखाई दे रहा है y इक्वल टू c प्लस आपका mx। इसका मतलब अगर डेल्टा h पॉजिटिव हुआ तो m की वैल्यू होगी माइनस डेल्टा h अपॉन r जिसमें डेल्टा h पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप आएगा नेगेटिव और अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी और अगर ये देखने लगे तो इसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्लोप तो नेगेटिव आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने बोल दिया डेल्टा h आपका पॉजिटिव है तो जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा h अपॉन r जो कि नेगेटिव वैल्यू देगा। हमने कहा इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में स्लोप दिया जाता है तो हम डेल्टा h की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि r की वैल्यू तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है। उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया और क्वेश्चन चेंज करने के बाद उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर अगर आप डेल्टा h नेगेटिव बोलते हैं तो बोलूंगा नेगेटिव और पहले से बाय डिफॉल्ट नेगेटिव बैठा हुआ है। इसका मतलब स्लोप रहेगा उसकी वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव और पॉजिटिव बनते ही क्या आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। चेक कीजिएगा, जो इसका स्लोप है वो 90 डिग्री से कम आ रहा है एक्स एक्सिस से। इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि डेल्टा एच के नेगेटिव के केस में डायग्राम अलग बनता है और डेल्टा एच पॉजिटिव के केस में आपका डायग्राम अलग बनता है। कई बार कंपटीशन वाले और ज्यादा हरकत करते हैं और बोलते हैं कि अगर स्टूडेंट को फंसाना है तो यहां पर वो जो ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे वो ln के नहीं लिखते, वो लिखते हैं यहां पर log के। और अगर आपको log के दे दिया जाए तो ln को कन्वर्ट करना अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आपका जो ln के होता है वो होता है 2.303 इंटू log के। उसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक तो ये पहला आपका मेथड आ गया। कुछ लोग यहीं पर दूसरा मेथड भी यूज करते हैं कि इस पर्टिकुलर में अगर आपका टेम्परेचर वेरी करने से के वेरी कर रहा है तो मैं अलग अलग चीजें मानता हूं। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा देखिएगा टेम्परेचर अगर T1 बन जाए तो वह बोलूंगा टेम्परेचर T1 पर बनेगा K1 इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT और ये बन जाएगा आपका T1 टेम्परेचर पर K1। तो क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली आप ये बोलेंगे कि अगर आप टेम्परेचर T2 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलूंगा K2 बन जाएगा A e रेज टू पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT2। इन दोनों इक्वेशन में मैंने क्या एज्यूम कर लिया वो तो लिखना जरूरी रहेगा। मैं कहूंगा कि यहां पर मैंने माना कि A क्या है आपका कांस्टेंट और डेल्टा H भी किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब टेम्परेचर के बदलने से आपका ना तो डेल्टा H चेंज हो रहा है ना ही आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर चेंज हो रहा है, जबकि ये दोनों के दोनों वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर के बदलने से ये बदल जाते हैं। आज तक केवल एक ही क्वेश्चन आया है तो मैं उस एक क्वेश्चन को अभी इग्नोर कर रहा हूं, अदरवाइज मैं चैप्टर पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को डिवाइड करने लगता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका K1 और डिवाइड हो जाएगा आपका यहां पर K2। A से A आपका कैंसिल हुआ और कैंसिल होने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा आपको सोचना है कि जो लिख रहा हूं ये फॉर्मूला सही है या गलत है। और फॉर्मूला बनेगा डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, बहुत बढ़िया माइनस और ये आ जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। मैंने दोनों तरफ का अगर लॉग लेने लगता हूं तो लॉग लेने पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा ln K1 अपॉन K2 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R और ये बनेगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। सभी लोगों का काम है वेरीफाई करते रहेगा। और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने लगूं तो ln को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करता हूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका log K1 अपॉन K2 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 इंटू R
और ये बनेगा 1/T2 माइनस 1/T1। स्कूल वाले अगर इसको याद करवाएं तो स्कूल वालों की बात मान लीजिएगा, कंपटीशन में ऐसी रिएक्शंस याद नहीं करनी, क्योंकि कंपटीशन में आप कंफ्यूजन में कहेंगे ये 1/T1 माइनस 1/T2 था या 1/T2 माइनस 1। अरे आर्हीनियस याद करो ना सीधा, K = A e raised to power minus delta H upon RT, बस खत्म। तो कंपटीशन में फॉर्मूला याद नहीं करना, ये फॉर्मूला केवल अगर स्कूल वाले फोर्स करें तभी याद करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि Kp और Kc पर कैटलिस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको पहले से ही लिख दिया है कि कैटलिस्ट का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन हमारी तो आदत है आर्गुमेंट करने की, क्यों नहीं होता। और अगर होता भी है तो किस में चेंज होता है, किस में चेंज नहीं होता, क्या इंपैक्ट इक्वल होता है तब जाके जीरो बना, या चेंज ही नहीं था इसलिए जीरो बना। इतने सारे क्रॉस क्वेश्चन से अच्छा है डायग्राम बना लेते हैं। और हमने किसी एक डायग्राम की बात करी, हमने डायग्राम ड्रॉ किया और हमने कहा डायग्राम की अगर आप बात करते हैं तो मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर यहाँ पर एंथैल्पी, और ये आपने कोई डायग्राम बना दिया। मैंने कहा ठीक है, आप चाहे डेल्टा एच नेगेटिव बनाए या पॉजिटिव बनाए, आंसर दोनों में सेम रहेगा। हमने कहा इस पर्टिकुलर को बोला आपने रिएक्टेंट और इसको आपने बोला प्रोडक्ट। मैंने कहा ठीक है, और अगर ये माउंटेन बना हुआ है तो माउंटेन की जो हाइट होगी जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है उसे आप बोलते हैं EA फॉरवर्ड। तो मैंने लिख दिया कि ये जो पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी आई है ये है आपकी फॉरवर्ड वाली। मैंने कहा ठीक है, और ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाली। और अगर और ज्यादा ध्यान से देखने लगे तो जो दोनों का बीच का डिफरेंस रहेगा वो है आपका डेल्टा एच। मैंने कहा ठीक है, ये डेल्टा एच समझ में आ गया। तो मैंने कहा डेल्टा एच की क्या वैल्यू है, तो उन्होंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। इस पर्टिकुलर केस में इन दोनों का जब आप माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने अभी एंडोथर्मिक की बात करी है। मैंने कहा ठीक है, इसकी हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखने लगे तो जो के फॉरवर्ड बना हुआ था, के फॉरवर्ड का वैल्यू था ए फॉरवर्ड e⁻⁻ फॉरवर्ड अपॉन RT। के बैकवर्ड का फॉर्मूला था ए बैकवर्ड e⁻⁻ बैकवर्ड अपॉन RT, और केसी का फॉर्मूला था ए e⁻⁻ अपॉन RT। तीन इक्वेशन आपके यहां पर पहले से ही तैयार कर दी गई हैं। अब आपने यहां पर एक कैटलिस्ट डाला, और अगर आपको कोई बोलता है कैटलिस्ट तो पहले दिमाग में आइडिया माना जाता है कि कैटलिस्ट तो वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो माउंटेन क्रॉस करना पड़ रहा था उसकी हाइट कम कर दी, तभी तो ज्यादा मॉलिक्यूल इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट मैंने अगर कैटलिस्ट बोला है तो मैं उसके बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलूंगा, और पॉजिटिव कैटलिस्ट मानते ही आपने ये पर्टिकुलर डायग्राम कुछ इस टाइप से यहां से यहां पर चला गया। ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या आपने इस माउंटेन की हाइट को कम कर दिया। अगर माउंटेन की हाइट को कम कर दिया तो आपने कहा ये जो पर्टिकुलर हाइट बनी है इसे आपने फिर से बोला एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। क्या दोस्तों जो माउंटेन है उसकी हाइट कम हो गई। अब आते हैं फॉर्मूले पर। अगर मैं ब्लू कलर से मान के चलता हूं वो कैटलिस्ट या पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो बताएगा यहां पर आपने इस स्टेटमेंट में पास किया कि एक्टिवेशन एनर्जी आपने कम कर दी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो EA अपॉन RT कम हुआ, माइनस लगाते ही ऑर्डर रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये पूरा डेटा बढ़ गया, और ये डेटा बढ़ते ही क्या बोल सकते हैं, यहां पर के फॉरवर्ड का डेटा बढ़ेगा। और के फॉरवर्ड का अगर आपका डेटा बढ़ गया तो आप ये बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड था के फॉरवर्ड इनटू प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, बोलूंगा रिएक्टेंट। तो फुल एंड फाइनली इक्वेशन कैसे बनी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू के फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के फॉरवर्ड बढ़ गया, इसका रेट जो आगे जाने का रेट था वो अचानक से बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने केबी से पूछा तो उन्होंने कहा देखिएगा जो माउंटेन की हाइट हुई है वो फॉरवर्ड वाले के लिए कम नहीं हुई, वो तो बैकवर्ड वाले के भी कम हो गई। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखिएगा अगर आप हाइट की बात करने लगे तो अब जो नया हाइट आया है ये आपका फिर से बन गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो अगर माउंटेन की हाइट कम हुई है तो वो फॉरवर्ड के लिए भी कम हुई है और बैकवर्ड के लिए कम हुई है। मुझे अब पीछे जाना बहुत इजी पड़ रहा है। मैंने कहा स्टेटमेंट फॉर्मूले से बताएगा, तो उन्होंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की कम हुई इसलिए के बैकवर्ड भी आपका बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है। अब आप सोच के बताइएगा,
आगे जाने का रेट बढ़ गया, पीछे आने का रेट बढ़ गया, तो देखना पड़ेगा ना ओवरऑल कौन सा रेट बढ़ा। मैंने कहा इससे पूछते हैं न्यूमेरिकली। मैंने कहा भाई आप क्या बोलते हैं, कहने मैं तो ग्रीन कलर का हूं, मैं तो विदाउट कैटलिस्ट हूं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ब्लू कलर की बात करने लगे तो बोलूंगा फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। आप बताएगा दोनों का डिफरेंस कितना है। बोलूंगा अगर आपने माउंटेन हाइट चेंज कर दिया, हाइट कम कर दी, तो अभी भी डेल्टा एच क्या बदला या सेम रहा। बोलूंगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, इसका मतलब अभी भी डेल्टा एच वही है। डेल्टा एच वही है तो क्या पूछता हूं इस पर्टिकुलर में ये डेटा अभी भी सेम रहा है, चेक कीजिएगा। ये डेटा सेम रहा, ये डेटा सेम रहा, इसका मतलब ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी सेम रहा। तो मुझे बोलना पड़ेगा यहां पर अगर डेल्टा एच आपका यहां पर सेम रह गया तो मैं बोलूंगा इसका मतलब के सी भी आपका कांस्टेंट बना रहेगा। मैंने कहा कांस्टेंट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैंने तो के सी का फॉर्मूला क्या सुना था, बोलूंगा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। आप बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आई और कहीं ना कहीं आपने ब्लू कलर से बता रखा है दोनों बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोगों के दिमाग में मोर देन 50% के दिमाग में आ जाना चाहिए था कि जिस रेट से फॉरवर्ड बढ़ा होगा उसी रेट से बैकवर्ड भी बढ़ जाएगा। अगर दोनों सेम रेट से बढ़ जाएंगे तो बोलूंगा दोनों का रेशियो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जब आप किसी केमिकल में पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो जो इक्विलिब्रियम बनने में टाइम था वो कम लगेगा, लेकिन आपका केमिकल की कंसंट्रेशन या केसी और केपी आपका सेम बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं केसी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किसी गिवन रिएक्शन के लिए। मैंने कहा चलेगा हम इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट एक बार और डाल देते हैं। मैंने कहा अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट डाल रहे हो इसका मतलब रिएक्शन को वो बंद कर रहा है, स्टॉप करने की ट्राई कर रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम होंगे। चांसेस कब कम हो जाएंगे, जब उसका माउंटेन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा बड़े का मतलब कह लें जी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, करते 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 ये पर्टिकुलर डायग्राम बन गया। चेक कीजिएगा अब अगर ये माउंटेन की हाइट आ गई तो इसको अगर मैं लिखता हूं कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट बना हुआ है, नेगेटिव लिख देता हूं, क्या अब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना इजी है, उससे बहुत ज्यादा माउंटेन की हाइट क्रॉस करनी पड़ रही है। जितनी भी क्रॉस करनी पड़े, अगर आप इसे ई ए फॉरवर्ड बोलते हैं और इसे ई ए बैकवर्ड बोलते हैं तो दोनों का डिफरेंस तो अभी भी आपका सेम आएगा, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। चेक कीजिएगा, इसका मतलब फाइनल और इनिशियल स्टेज सेम रही। इसलिए हम लोग बाद में कभी एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें पढ़ेंगे कि डेल्टा एच तो एक स्टेट फंक्शन होता है, उसे इनिशियल और फाइनल से मतलब है, उसे बीच के रास्ते में माउंटेन कैसा है उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कहां पर आएगा, बोलूंगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। जब तक वो नहीं आता तब तक आप डायग्राम से काम चलाएगा कि माउंटेन बढ़ा, आगे जाने का रेट चेंज हुआ, पीछे जाने का रेट चेंज हुआ, लेकिन दोनों का रेशो इनिशियली यहां था, फाइनली यहां था। इनका डिफरेंस अभी भी सेम बना हुआ है, चाहे कैटलिस्ट डालो, चाहे पॉजिटिव कैटलिस्ट डालो या नेगेटिव कैटलिस्ट डालो। मैंने कहा ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दोनों बढ़े हैं लेकिन के सी कांस्टेंट ही बना रहा। जो सेकंड फैक्टर आता है वो बहुत ज्यादा सिंपल है और आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर देने हैं, ध्यान रखिएगा, पेन मत चला लेना केमिस्ट्री में। तो हमने कहा ऐसा कौन सा फैक्टर है, तो हमने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। तो हमने कहा यहां पर फैक्टर नंबर 2 और क्या था आपका, बोलूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने कहा जी इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिएगा आपके पास एक रिएक्शन है PCl5, डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखते ही आपने कहा ये PCl3 और ये Cl2 बना। क्या इसका आप मुझे Kc बता सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अगर Kc बताने लगे तो आप लिखेंगे यहां पर PCl3 कंसंट्रेशन और लिखेंगे आप Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाई PCl5 कंसंट्रेशन। मैंने कहा बहुत इजी लगा। मैंने कहा ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम 2 PCl3 प्लस 2 Cl2। तो इस बेचारे का जो Kc रहेगा न्यू वाला, क्या बोल सकता है, इसका मतलब रहेगा PCl3 कंसंट्रेशन स्क्वायर, चेक कीजिएगा, इनटू रहेगा आपका Cl2 स्क्वायर, फिर से डिवाइड बाई बन जाएगा आपका PCl5 फिर से स्क्वायर। क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा
कि आपका PCl3 कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन अपॉन आपका बन गया PCl5 कंसंट्रेशन और पूरे का आपने स्क्वायर लगा दिया। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पर्टिकुलर आपने बनाया है ये पुराने वाले केसी का ही स्क्वायर बन गया? चेक कीजिएगा। इसका मतलब अगर आप किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो या रिप्रेजेंट को चेंज कर देते हो, कई बार सीधे को आप उल्टी कीजिएगा या जैसा भी काम करना है, अगर आपने केमिकल रिएक्शन चेंज कर दी तो आपका केसी और केपी चेंज हो जाएंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया, लेकिन कोई कहना चाहिए हमें थ्योरी पढ़नी है, तो हमने कहा अगर थ्योरी पढ़नी है तो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया और कहा कि ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका मान लीजिएगा प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने कहा इसका केसी जो रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट अपॉन रहेगा आपका रिएक्टेंट। ठीक है, मैंने इसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया आपका एन से, तो जो रिएक्शन बन गई वो बन गई आपका एन और ये बन गया आपका आर डायनामिक इक्विलिब्रियम और यहां पर भी आपका बन गया एन। हमने इसका जो केसी निकाला वो क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि थ्योरी चल रही है तो पूरा बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट रेज टू पावर आपका एन आएगा डिवाइड बाई फिर से लिखा जाएगा रिएक्टेंट और जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो फिर से एन आएगा। क्या बोल सकता हूं, इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं P रेज टू P अपॉन R और पूरे को आपने रेज टू पावर लिख दिया आपको n से। क्या मैं आगे से बोल सकता हूं, जो जब केसी निकालने लगो तो पुराने वाले केसी को आप रेज टू पावर n कर देंगे। इसका मतलब अगर मैं इस छोटे से फॉर्मूले को याद कर लेता हूं कि अगर आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो मैं बोलूंगा जो केसी आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो मैं डिवाइड को क्या ये भी बोल सकता हूं कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ आपका जो नया केसी रहेगा वो हो जाएगा केसी रेज टू पावर 1/2। जैसा भी आपने वेक्टर पढ़ा हो फिजिक्स में मैथ में वो सब अप्लाई करते रहेगा और बार बार केवल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की बात कीजिएगा, आपके लाइन से सब क्वेश्चन होंगे। मैंने कहा जी समझ में कुछ नहीं आया, हमने कहा अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल करना पड़ेगा हम लोगों को और हमने कहा कि सबसे पहले आपने एक एग्जाम्पल किया SO3 डायनामिक इक्विलिब्रियम बन रहा है SO2 से और ये 2 से और ये बन गया 2। चेक कीजिएगा क्या रिएक्शन फुल एंड फाइनल बैलेंस हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, अगर रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो मान लीजिएगा इसका आपका जो केसी है वो आपने मान लिया 100 एज्यूम कर रहा हूं। अब अगर आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई 2 करने लगे तो मल्टीप्लाई 2 करते ही क्या आप बोल सकते हैं अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या बनेगी? बोलूंगा रिएक्शन बनेगी 4SO3 डायनामिक इक्विलिब्रियम 4SO2 प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ O2। क्या दोस्तों इस रिएक्शन का जो भी आपका केसी रहेगा वो पुराने वाले केसी में मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा, पावर में चला जाएगा आपका 2 और ये नया केसी बन गया। ध्यान रखिएगा, केवल याद करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हर चीज आपकी इजी हो जाएगी। मैंने कहा जी एक एग्जांपल और लेके बताएगा। मैंने कहा ठीक है, आपने एक रिएक्शन और लिख दी और अगली रिएक्शन आपने लिखी, यहां पर लिखा 2SO2 प्लस आपने लिखा O2 डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने लिख दिया 2SO3। क्या फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया? और आपने मैंने पढ़ाया था फिजिक्स और मैथ का सपोर्ट लीजिएगा, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए होगा। क्या दोस्तों फर्स्ट रिएक्शन को आप किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो ये रिएक्शन बन जाए? बोलूंगा फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 से। अगर आपने -1 से किया तो रिएक्शन जो जा रही थी वो रिवर्स हो गई आपकी। मैंने कहा बताओ केसी क्या रहेगा? तो बोलेगा इसका केसी रहेगा जो भी आपने अभी तक फर्स्ट रिएक्शन का लिखा था 100, बोलूंगा रेज टू पावर -1। मैंने कहा हाँ अब थोड़ा बहुत इजी लग रहा है। और जैसे ही आपको इजी लगना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट किया और डिफिकल्ट करने के बाद कहा कि आपने इस पर्टिकुलर को पता नहीं क्या किया, बहुत से लोगों ने कहा SO3 डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाया SO2 प्लस आपने लिख दिया यहां पर हाफ O2। आप फर्स्ट रिएक्शन को देखते हुए ये भी बोल सकते हैं कि आपने 2 से डिवाइड किया है। मैं तो 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई किससे किया? बोलूंगा 1/2 से। चेक कीजिएगा पूरी रिएक्शन आपकी हाफ 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 हो गई। तो क्या दोस्तों जो नया वाला केसी रहेगा वो रहेगा
बोलूंगा पुराना वाला जो भी आपने फर्स्ट में एज्यूम किया था रेज टू पावर बोलूंगा 1 डिवाइड बाई 2। एक छोटी सी बात याद रखनी है बस कि जब भी आपको किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया जाए आप उसके एक नए केसी को पुराने वाले केसी को रेज टू पावर में लगा दीजिएगा। आपको ये याद नहीं करना 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने सपोर्टिंग सब्जेक्ट पर रखा है मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत। हमने कहा ठीक है ये तो आपने क्वेश्चन आपने थोड़ा सा एग्जाम्पल ले दिया था, हमें तो क्वेश्चन बताएगा कैसे आते हैं, तो ठीक है भाई आपके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए और ट्राई कीजिएगा बिना पेन पेपर के, जैसी क्वेश्चन कंप्लीट हो आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैंने कहा क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा क्वेश्चन दिया जाता है आपको यहाँ पर दिया है आपको 2SO2 प्लस आपको दिया O2, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको दे दिया 2SO3 और इसका केसी दे रखा है 625। ठीक है, और आपसे डिमांड की गई है SO3 डायनेमिक इक्विलिब्रियम SO2 प्लस हाफ O2। कुछ भी कीजिएगा मुझे केसी चाहिए। टाइम कंप्लीट। क्या मैं बोल सकता हूं बिना पेन चलाए पहले आपने रिएक्शन को 2 से क्या किया होगा, इसको 2 से डिवाइड किया या कहूं मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई होते ही 625 का स्क्वायर रूट बना और कितना आएगा बोलूंगा 25। जैसे ही आपने इस रिएक्शन को लिखा SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स आपका SO3, तो आपका आंसर आया था 25। अब आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करते ही रिएक्शन बन गई और रिवर्स किया तो आपको जो 25 था वो बन जाएगा 25 रेज टू पावर -1 और आंसर तैयार। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए जिनको पहली बार में समझ में आ गया, जो लोग थोड़ा डिफिकल्टी दिखाते हैं कई बार, तो मैं इनको सब पहले मैंने इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का साइन, तो रिएक्शन बन जाएगी आपकी SO2 प्लस हाफ O2 डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा SO2। तो आपको जो केसी रहेगा वो रहेगा 625 रेज टू पावर 1/2 जिसकी वैल्यू आपकी आएगी 25। अब आपने जो ये रिएक्शन बनी है इसको आपने रिवर्स किया, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ऊपर वाले का जो भी केसी आया था उसमें आपने -1 कर दिया पावर में। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं और आपसे डिमांड की जाती है कि आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर कीजिएगा और जो टाइम बचे वो आप अपना फिजिक्स में लगाइएगा। ऐसा नहीं करना कि 1/3 कर ले और आप केमिस्ट्री करते रह जाएं, बाकी आपका सिलेक्शन बढ़ जाए। केमिस्ट्री में टाइम बचाइएगा जिससे आप बाकी दो जो आपके सब्जेक्ट हैं वहां पर आप टाइम लगा पाए। इसी में आपका एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी रिएक्शन को मान लीजिएगा आपने A प्लस बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम C प्लस डी लिख दिया और इसको आपने लिखा K1, तो बताएगा इसका आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, तो बोलूंगा ये रहेगा C कंसंट्रेशन D कंसंट्रेशन डिवाइड बाई A कंसंट्रेशन और ये आपका रहेगा B कंसंट्रेशन। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर मैं एक दूसरी रिएक्शन लिखने लगूं, मान लीजिएगा यहां पर आपका आ गया C और ये बन गया B और डायनेमिक इक्विलिब्रियम से आपका E बन गया, तो इसका K कैसा रहेगा, तो बोलूंगा इसका K रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ आपका E डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ B। मैंने इसको K1 और इसको K2 बोल दिया। कोई ये बोल सकता है कि हम तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हो तो क्या C से C कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो बनेगी A प्लस आपका 2B डायनेमिक इक्विलिब्रियम। C से C कैंसिल हुआ था और बचने वाला होगा आपका E प्लस D। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसे K टोटल बोलने लगता हूं तो क्या K टोटल की वैल्यू आपकी आ जाएगी केमिकल E कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B और ये बन जाएगा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहां पर आप गलती से भी 2B स्क्वायर नहीं करेंगे, यहां पर बोला था केमिकल का स्क्वायर करना है आपको और केमिकल 2B नहीं है, केमिकल B है आपका। मैंने कहा जो K टोटल है, अगर मैं ऑब्जर्व कीजिएगा आपको बिना पेन चलाए बोलना है कि अगर मैं K1 और आपका यहां पर K2 को मल्टीप्लाई करने लगूं तो क्या ये आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, C से C कैंसिल होगा और बनेगा D इंटू E अपॉन
यहाँ पर आएगा आपका C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा A और ये एक B और ये B बन जाएगा B स्क्वायर। इसका मतलब जो फैक्टर है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां पर एक छोटी सी चीज और याद रखनी है कि कभी भी आपको K टोटल निकालना हो तो आप बोलेंगे K1 इंटू K2 इंटू K3 करते करते जितने भी रिएक्शन हो सबको ऐड कर दीजिएगा। मैं बोलूंगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या कर सकता हूं, जब चैप्टर ही आपका इजी है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो मुझे यही बताना पड़ेगा, बट ये याद करना है कि ये इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन को जब ऐड करते हो तो उनका K ऐड नहीं होता, उनका K मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन आ चुका है।